वेंचर कैपिटलिस्ट वो आदमी होता है जो कि दूसरे के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। नॉर्मली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो अपने एलपी से, लिमिटेड पार्टनर्स से पैसा लेके आते हैं। वो पूल ऑफ मनी करते हैं, 400-500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, जैसा आपका फंड है। कि वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के लिए कोई स्किल या कोई स्पेसिफिक कोर्स या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है? कोर्सेज होते हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है कि अब बच्चों को जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को जरूरत नहीं तो वो बोलते हैं ना, पेरेंटिंग में एक ही बात चलती है, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। और कई बार ये फ्रीडम मिसयूज भी मैंने होते हुए देखी है। हमारी इकोनॉमी ट्रस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है। यदि आप मेरे से पूछो कि अगला 10 साल 20 साल में किस चीज़ के लिए समर्पित करना चाहता हूं, तो मैं इस चीज़ के लिए समर्पित करना चाहता हूं कि इस शहर को भारत के स्टार्टअप के नक्शे पे, दुनिया के स्टार्टअप के नक्शे पे लेके आ पाऊं, तो वो मैं चाहता हूं। तो yet another episode and today we have got a very important guest। लेकिन इस पूरे एपिसोड में आप क्या जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पहले वो क्लियर कर दूं। सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं अपने बच्चे को फॉरेन एजुकेशन लिए भेजें नहीं भेजें, यू विल गेट द आंसर। वेंचर कैपिटलिस्ट अगर बनना है तो उसके लिए क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत भी है, वो इस एपिसोड में आप जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है, नेटवर्किंग करना। और नेटवर्किंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो भी इसके अंदर इस एपिसोड में जानेंगे। और किससे जानेंगे? द पर्सन हु हैज बीन अमेजिंग सीए प्रैक्टिशनर, सेकंड हु हैज बिल्ड द बीएनआई नेटवर्क इन द सिटी, सीसी कनेक्शन इन द सिटी, एंड ही हिमसेल्फ इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, नन अदर देन गौरव सिंघवी सर। वेलकम। टू बिगिन विथ, अगर आपको मैं देखता हूं तो सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरियोसिटी इस बात की होती है कि सबसे पहले एक सक्सेसफुल सीए करियर, उसके बाद यू वेंट इनटू अ कम्युनिटी बिल्डिंग, और उसके बाद यू बिकेम द वेंचर कैपिटलिस्ट। आज का जो एपिसोड है वो पूरा वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में। अगर किसी को वेंचर कैपिटलिस्ट बनना हो तो उसको क्या करना चाहिए, तो टू बिगिन विथ, वेंचर कैपिटलिस्ट एकदम सीधी भाषा में किसी को समझना हो तो व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटलिस्ट? वेंचर कैपिटलिस्ट वो आदमी होता है जो कि दूसरे के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। सो बेसिकली आप यदि ऐसे स्टार्टअप हो या ऐसे फाउंडर हो कि जिसने अभी अपना काम चालू किया है लेकिन आपके पास अपनी कैपिटल नहीं है, तो व्हाट क्या करते हो, पहले लेवल के ऊपर तो एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन उसके बाद में जब आप थोड़ा सा ग्रो हो जाते हो, आपका गो टू मार्केट परफेक्ट हो जाता है या आपके पास में दूसरा सब रिसोर्सेज क्रिएट हो जाते हैं, रेवेन्यू भी चालू हो जाती है, तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट आपके पास में आते हैं जो कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं और वो सफ़र फिर 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है और उसके बाद में फिर वो सफ़र आगे जाता है और बाद में वही कंपनियां, प्राइवेट इक्विटी उनमें आती है, वही कंपनियां जिनमें की बाद में लिस्टिंग भी होती है। तो ये एक रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वेंचर कैपिटलिस्ट का। ये 3 स्टेज होते हैं, सीड फंडिंग हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया, और फिर आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहूँ तो तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्टेजेस डिफरेंस है। तो यदि मैं आपको ये समझाऊं तो यदि कोई भी आदमी अपना व्यापार चालू करता है तो पहले कौन लोगों से लेता है? फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा लेता है। वो पहला लेवल होता है। वो लेवल 1 होता है जिसको प्री सीड कह लो, सीड कह लो, आइडिया स्टेज कह लो, बीज अलग-अलग बोया जगह पे उस टाइम अलग-अलग। पे। हाँ, ओके, सीड फंडिंग मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बीज बोया, जो सादी भाषा मतलब उसका जो नाम है वो का वही हो गया, राइट? बस कई बार प्री सीड भी होता है बिकॉज़ कि जब आप सोच रहे हो उसके बाद में हो रहा है। फिर आती है सेकंड स्टेज, उसके बाद की स्टेज जो कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं, इंक्यूबेशन सेंटर, कि जहाँ पे आप एक इंक्यूबेट हो रहे हो या एक्सेलेरेटर प्रोग्राम से आप रन थ्रू होते हो। कई लोग जैसे मान लो आईआईएम, आईआईटी के एक्सेलेरेटर प्रोग्राम्स होते हैं, इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स होते हैं या फिर किसी के और एक्सेलेरेटर प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया बढ़िया। तो कोई लोग उसमें भी से भी गुजरते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो सीधे एंजल इन्वेस्टिंग पे जाते हैं जहाँ पे कि वो ग्रुप ऑफ एंजल्स होते हैं। एंजल कहने के लिए क्योंकि आप किसी के व्यापार में लगा रहे हो तो वो एंजल हो गए, उस व्यापार के लिए एंजल है। एंजल वाली जो चीज़ है कि एंजल हो गए आप, तो उस तरह से एंजल होते हैं, वो स्टेज होती है। तो ये कई लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एंजल इन्वेस्टिंग लेते हैं, जो पहले 2 स्टेजों से फ्रेंड्स और फैमिली और इंक्यूबेशन या एक्सेलेरेटर से नहीं लेते हैं, सीधे वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद की स्टेज आती है जहाँ पे कि एंजल नेटवर्क्स पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में स्मॉलर फंड्स, माइक्रो फंड्स, स्मॉल फंड जो होते हैं, वीसी फंड्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में लार्ज वेंचर कैपिटल फंड्स आते हैं। तो ये पूरी एक स्टेज होती है। ठीक है, तो फेज वाइज चीजें चलते हैं, हाँ, सारी चीजें लाइन टू लाइन टू लाइन टू लाइन लाइन चलती टू हैं। लाइन। तो ऐसा हो सकता है कि सीधा सीधा कोई वेंचर कैपिटलिस्ट के पास पहुंचे? और कई लोगों ने ऐसा किया है, कई लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने शुरुआत में कोई भी कैपिटल रेज़ नहीं की और अच्छा एक अपना बूटस्ट्रैप करके अपने खुद के बल के ऊपर एक अच्छी कंपनी बिल्ड कर ली है और उसके बाद में वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में गए। बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो तो मैंने बिजनेस शुरू किया और उस टाइम मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। फिर मैं गया सेकंड स्टेज पे जिसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टिंग, और उसके बाद में ह्यूज स्केल अप बिजनेस को रैपिड एक्सपेंशन में जो पैसा चाहिए वो हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट? सो अलग तरह से अगर बोलूं तो वेंचर कैपिटलिस्ट पे अगर मेरा प्रोजेक्ट या मेरा जो स्टार्टअप वो पहुंच गया, उसका मतलब वो सक्सेसफुल होना निश्चित है।
देखिए वो बोलते हैं ना पक्का कुछ भी नहीं है, बट वेंचर कैपिटलिस्ट तक बोल दिया मतलब बहुत सारा उसके अंदर चेकिंग हुआ होगा, बहुत सारा उसके अंदर नॉर्म्स वो क्या बोलते हैं चेक किए गए होंगे। तो वेंचर कैपिटलिस्ट तक बोल पहुंच गया मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, राइट? यस, नॉर्मली हम उसी समय पे जाते हैं जहाँ पे हम एक बिग स्केलिंग लेना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ा जंप लेना चाहते हैं, वहाँ हम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में जाते हैं। नॉर्मली वो सीरीज़ ए, बी, सी, डी, ई हाँ, फिर कहलाता वो है, बहुत सारी तो वो चीजें सब आती चालू हैं। होता है। तो वो पूरी जो सीरीज़ेज़ हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट की सीरीज़ होती है कि भाई आपने प्री कई आजकल प्री ए सीरीज़ भी होती है, प्री बी हाँ, बहुत सीरीज़ भी कुछ है, वो होती तो है वो और वो नाम कई सारी नाम आते रहते नाम हैं। होते थे, वो डिपेंड करता है। उसमें वैल्यूएशन भी डिफ़र करता है। आप ये नहीं कह सकते कि 50 करोड़ है तो आपका ये सीरीज़ ए है, 150 करोड़ है तो डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने पहले कितने राउंड रेज़ किए और कैसे किए, तो वो होता है। और ये सीरियस मनी होती है बिकॉज़ नॉर्मली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो अपने एलपीज़ से, लिमिटेड पार्टनर्स से पैसा लेके आते हैं। वो पूल ऑफ मनी करते हैं, 400-500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, जैसा आपका फंड है और उसके बाद में वो होता है, तो वो एक बहुत ही थॉटेड कॉल लेते हैं और इस तरह के जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो केवल पैसा नहीं लेके आते, अपने साथ में एक इंटेलिजेंस लेके आते हैं, एक समझ लेके आते हैं, नेटवर्क लेके आते हैं, तो वो भी पूरी चीज़ होती है। तो ये एक सीरियस मनी होता है मतलब। ऐसे भी कहते हैं कि वो नॉर्मल स्टार्टअप में 100 स्टार्टअप होते हैं उसमें एक सक्सेसफुल होता है, तो गारंटी कुछ भी नहीं है, बट वेंचर कैपिटलिस्ट तक पहुंच गया उसका मतलब उसके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप ये मैं नवीन भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे को लगता है कि 100 में से केवल 1% कंपनियाँ, बल्कि मैं शायद गलत भी नंबर ले रहा हूँगा, हो सकता है 500 में से 1 कंपनी जो है वीसी तक हिट कर पाती है। वो लेवल रहता है स्टार्टअप्स का। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि यदि आप उन 500 में से 1 कंपनी हो, 500 स्टार्टअप में से 1 स्टार्टअप हो, तो सर्टेनली इट्स अ ग्रेट थिंग टू हाँ, बिग अचीवमेंट। सो गिवन द बैकग्राउंड सूरत जैसे सिटी में आपने वेंचर कैपिटल स्टार्टअप शुरू किया, शायद सूरत जैसे में तो शायद आप पहले ही है, राइट? तो ये जो टियर 2 टियर 1 सिटी बोलते हैं, ऐसे में ये वेंचर कैपिटल्स की पूरी चीजें लाने में कोई हर्डल या कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? सो नवीन भाई चैलेंजेस काफ़ी हैं बिकॉज़ नॉर्मली आप इस सब तरह की जो बिज़नेसेस होते हैं उनके अंदर आपको एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए होता है। ऐसा रिसोर्स चाहिए होता है जो उस लेवल का रिसोर्स है। नॉर्मली ऐसा पाया जाता है कि हिंदुस्तान में दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में ही इस तरह के फंड्स ऑपरेट करते हैं नॉर्मली, क्योंकि स्टार्टअप फंड है तो बैंगलोर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शहर होता है। तो वहाँ पे ये फंड्स होते हैं। तो आपके पास में यदि आप स्टाफ रिक्रूट करना चाहते हो, जैसे आज हमारी करीबन 10-12 लोगों की टीम है, सीनियर लोग होते हैं, काफ़ी हाईली पेड लोग होते हैं, उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, तो उस तरह के फंड वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो सर्टेनली यू गेट दैट काइंड ऑफ पीपल, आप उस तरह के लोगों से आप वहाँ पे ले पाते हो और उस तरह के लोग आते हैं। दूसरा, जिन स्टार्टअप्स को आप मिलना चाहते हो, क्योंकि पैसा तो आप स्टार्टअप्स में लगाओगे, उनके लिए भी कन्वीनियंट। जैसे आज मैं बैंगलोर की बात करूँ, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार्टअप जो है बैंगलोर से और क्या नाम है अपने नवी मुंबई से या बॉम्बे से या फिर क्या नाम है गुड़गांव से, दिल्ली पूरा एनसीआर रीजन अपन कह लें, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो आपका वहाँ होने से 2 बड़े बेनिफिट है। एक तो आपको पूरा का पूरा राइट रिसोर्सेज़ मिलते हैं, आपकी टीम पूरी परफेक्ट हो जाती है और दूसरा वो लोग भी मिलते हैं जिनको आप फंड कर सकते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का टियर 2, टियर 3, टियर 4 बहुत अमेजिंग लेवल के ऊपर ग्रो कर रहा है और ये हम सभी लोगों की ज़िम्मेदारी है जो यहाँ से निकलते हैं कि इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ इस शहर में भी लेके आएँ। गिवन द कनेक्ट्स एंड एवरीथिंग, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं दिल्ली बॉम्बे ही चला जाऊं, क्यों यहाँ माथापच्ची में पड़ूं? क्योंकि यहाँ के एक अलग तरह के चैलेंजेस तो रहते ही हैं। सो नवीन भाई 2014 में मैं 13-14 में मैंने बिल्कुल प्लान बना लिया था कि मेरे को बॉम्बे शिफ्ट होना है। उस समय तो मैं सीए की प्रैक्टिस करता था, तो मन बना लिया था। लेकिन जब उसके ऊपर पूरा रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे आज भी लगता है कि हिंदुस्तान के टियर 2, टियर 3, 4 और स्पेशली सूरत जैसे शहर में जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अपॉर्चुनिटी बहुत, क्वालिटी ऑफ वो लाइफ अनबिलीवेबल है। सुपर है। मतलब हमारे को कोई कारण नहीं बनता है कि हम बॉम्बे जाके मतलब रोज 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम या 1 डेढ़ घंटा ट्रैवल करके, मतलब कोई भी बॉम्बे में बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ में भी जो लोग रहते हैं, वो भी उस ट्रैफिक को अवॉइड नहीं कर सकते और उनका 2-3 घंटा रोड पे ही निकलता है। और उसके अलावा भी क्योंकि शहर की टोटल भागम-भाग इतनी है कि आप जो परिवार को समय दे सकते हो, आप जो मित्रों को समय दे सकते हो, आप जो सोशल लाइफ जी सकते हो, वो मैं नहीं मानता कि किसी भी टॉप टियर मेट्रो सिटीज में वो हो पाता है। तो वो यहाँ पे हम तो डे टू डे में वो लेवल की सोशलाइजिंग, वो लेवल की रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ में वो समय स्पेंड कर रहे होते हैं। तो एक तो वो बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो पहले एक मिथ था कि कई बिजनेसेस एक ही शहर के बिजनेसेस हैं। जैसे सूरत को कैसे जाना जाता था? टेक्सटाइल या टेक्सटाइल या डायमंड डायमंड। अब मेरी बात डायमंड समझिए, अब आज की तारीख में लास्ट जो पिछली 7 या 8 बड़ी लिस्टेड ह्यूज कंपनी ह्यूज हुई हैं, शिफ्ट है, ह्यूज वो शिफ्ट सारी है। इंजीनियरिंग कंपनियां हैं, हाँ केमिकल हाँ, कंपनियां हैं। केमिकल मतलब कंपनी इंडिया के बिगेस्ट ब्रोकर सूरत से आते हैं। सूरत से जैनम हैं। का यदि मैं नाम लूं हाँ तो हाँ हाँ, एनजे, बराबर है। बिगेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सूरत से आते हैं, एनजे। तो ये लोग भी हैं, लेकिन क्या होता है, एक
टिपिकल स्टीरियोटाइप हो गया कि भाई सूरत है तो डायमंड, आप मतलब मैं आप भी कई बार ट्रैवल करते होंगे ट्रेन में, यदि आपको कोई आदमी मिले और आप सूरत बोलें तो सबसे पहला क्या बोलते हैं? डायमंड ही डायमंड के कपड़ा। कपड़े में है क्या भैया आप? हाँ। तो वो जो चीज़ है, मुझे लग रहा है वो स्टीरियोटाइप से हम बाहर आएँ, और इन शहरों में भी वो रिसोर्सेज़ है, इन लोगों में भी। मैं आप मानेंगे नहीं नवीन भाई, हमारे पास में 11 लोग टोटल टीम में हैं, और टोटल वी फाउंडर सर्कल जो हमारा पूरा ग्रुप है उसमें तो 62 लोग हैं, और सूरत में करीबन 35 लोग बैठते हैं। हाई रिसोर्सेज़, अनबिलीवेबल पीपल, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बॉम्बे, दिल्ली या बैंगलोर के किसी भी रिसोर्स से वो किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है, कम नहीं है, उनके पास में बहुत ज़्यादा क्षमताएँ हैं। बट ये है कि अभी तक उनको ये अपॉर्च्युनिटीज़ वो शहर में बॉम्बे में या बैंगलोर में मिलती थी, अब उनको अपने खुद के घर में यहाँ पे मिलती है। कई लोग, मतलब भोपाल से एक बच्चा शिफ्ट हुआ है हमारे पास में, एक इंदौर से हमारा बच्चा एक शिफ्ट हुआ है। तो वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। एक बच्चा हमारे पास में अभी शिफ्ट हुआ है अहमदाबाद से। जब दो, यदि आप वैसे देखो तो पोजीशनिंग, पॉलिटिकल पोजीशनिंग के हिसाब से या कैपिटल के हिसाब से, अहमदाबाद इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सूरत इन टर्म्स ऑफ दैट। गुड। सो मेरा अब ये है, जो करियर शो शुरू करने पे जो रियल क्वेश्चन है वो मैं पूछता हूँ, जो लगभग हर शो में मैं पूछता हूँ, कि वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के लिए कोई स्किल या कोई स्पेसिफिक कोर्स या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है? अगर है तो प्लीज वो सजेस्ट कीजिए। सो कोर्सेज होते हैं, यदि स्पेसिफिकली मेरे से सवाल पूछे, जैसे आर्किटेक्ट बनने के लिए कोर्स होता है, डॉक्टर बनने के लिए कोर्स होता है, वैसे होता है। मतलब यदि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, चाहे आप साइंस ग्रेजुएट हैं चाहे कॉमर्स ग्रेजुएट है, उसके बाद में ऐसी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट कोर्सेज कराते हैं या प्राइवेट इक्विटी के कोर्सेज कराते हैं। बट क्या केवल उन कोर्स करने से आप वो हो जाते हो? नहीं। यदि आप एक चार्ट अकाउंटेंट हो, आप एक सीएफओ हो, या आपके पास में फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो आप नंबर्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, क्योंकि मैं किसी के व्यापार में पैसा कैसे इन्वेस्ट करूंगा, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। नंबर्स तो समझ नहीं एक पड़ेंगे। नंबर्स, दूसरा ओवरऑल बिजनेस की समझ, कि कैसे ये बिजनेस चलता है, इसका कॉम्पिटिटर कौन होगा, क्या चीज होगी। तो मेरा दोनों अनुभव है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हाईली क्वालिफाइड हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में और वो बहुत सफल हुए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कि दुनिया के दूसरे बिजनेसेस करते थे, सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स थे, क्वालिफिकेशन उतने स्ट्रांग नहीं नहीं थे। थे। लेकिन उन्होंने अपने समय के साथ में इतने सारे बिज़नेसेस के साथ में काम किया, इतनी सारी समझ डेवलप की, और उसके बाद में उन्होंने एज़ अ वीसी अपना रोल चालू किया, एज़ अ फंड मैनेजर उन्होंने रोल चालू किया, या किसी फंड में वो जुड़े, क्योंकि उनकी बिज़नेस की समझ बहुत बड़ी थी। उन्होंने वो बिज़नेस को समझा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप वीसी फंड जॉइन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन हो। आप सीए होंगे तो बेनिफिट होगा, सीएफए होंगे तो आप बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट बिकॉज़ होगा। नंबर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो, उस तरह की स्टडी होती है। तो या इकोनॉमिक्स का आपका बैकग्राउंड होगा तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जितने भी करियर शो किए उसमें अक्रॉस मैंने ये लर्निंग पाई है कि क्वालिफिकेशन है, लेकिन क्वालिफिकेशन का जितना रोल होना चाहिए उससे ज़्यादा हैंड ऑन एक्सपीरियंस का रोल ज़्यादा रहता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि किस हद तक ये क्वालिफिकेशन काम करती है और किस हद तक हैंड ऑन एक्सपीरियंस काम लगती है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इनटू दिस? तो मैं मेरी टीम की बात करता हूँ, फिर मैं इसका जवाब भी दे दूँगा। तो जो हमारे लोग हैं उनमें से 5 से 6 बच्चे एकदम यंग हैं, जिन्होंने सीए कर रखा है, टॉपर हैं, एआईआर है उनके, वो हैं। हम उनको ग्रूम कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनके पास में कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है। 5 एक बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में थोड़ा-सा कोई बैकग्राउंड है कि वो पहले, मतलब पूरी यंग टीम है हाँ, आपकी, जो बिल्कुल यंग 10-12 टीम लोगों है। की टीम है। तो गुड। कुछ बहुत यंग टीम है, मतलब आई एम द ओल्डेस्ट। सुपर। तो उसके अंदर वो जो 5 लोग हैं, वो ऐसे हैं जिनके पास में पुराना एक्सपीरियंस है, 3 से लेके 7-10 सालों का एक्सपीरियंस है। कोई बैंक में काम करते थे, कोई एक फंड में काम करते थे, कोई एक सिंडिकेटर में काम करते थे, इस तरह के लोग हैं। जो 2 हमारे मेन, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको फंड में, वो दोनों 5 से 7 साल का प्रीवियस एक्सपीरियंस है फंड का। उन्होंने पुराने दूसरे फंड्स के साथ में काम किया, उन्होंने कोर्स नहीं किया, सीए थे दोनों, दोनों के ऑल इंडिया रैंकर हैं दोनों, और उसके बाद में भी उन्होंने किया, और अब इस तरह की हमारी पूरी तो सम्मिश्रित टीम है। यदि मैं देखूं तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही यंग हैं, 5 बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट अबाउट 2 से 3 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और 2-3 जो हैं ऐसे जिनका 5 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फंड का, तो इस तरह की टीम है। तो और यही मेरे को लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड कंपोजिशन होता है, सभी तरह के लोग होते हैं, क्योंकि आपको मल्टी स्टेज लोग चाहिए होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और फॉर्चुनेट है, मतलब सूरत के कई बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हैं वो बोलते हैं, सर ये अपॉर्चुनिटी मैं इस घर नहीं छोड़ना चाहता था, और ये अपॉर्चुनिटी आज हमको यहाँ मिल रही है जो कि कभी अवेलेबल ही नहीं थी, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ चीज़ों के अंदर वो बच्चे घर नहीं छोड़ना चाहते ना, फिर भी उनको छोड़ना चाहता है। और सही बोलो ना, मैं यूथ के अंदर बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ। बिल्कुल है, मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ नवीन भाई, यूथ बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। हम यदि बच्चे थे, मैं आज के यदि 25 साल पुरानी बात करूँ, तो जब हम बच्चे थे तो हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। उसका कारण इंटरनेट भी है, उसका इंटरनेट कारण भी नहीं बहुत था। और भी है, क्योंकि हमारे लिए तो लाइब्रेरी गो टू प्लेस हुआ करती थी।
लेकिन ये बच्चे बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं और मुझे लगता है कि जेनेटिकली भी ये इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं। मतलब यदि मैं कहूँ, क्योंकि जनरेशन के साथ मतलब आप ये देखोगे कि 5 महीने का 10 महीने का बच्चा भी एक मोबाइल को ऑपरेट करना जानता है और 2 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को भी मालूम पड़ता है क्या फंक्शन है। मतलब मैं मेरे बच्चे को, जब वो ऑलमोस्ट अबाउट शायद 6 या 8 साल का था, मैं अपने मोबाइल के कई फीचर उसको बोल देता था, वो मेरे को बता देता था। हाँ, तो आप एग्ज़ैक्टली। सोचिए कैसे था? बिकॉज़ ये तो इसका मतलब हुआ कि ये एज़ अ जनरेशन दे नो दिस नॉलेज, व्हेयरएज़ वी वर लैकिंग इट, या आज भी हम लैक करते हैं उसको। मैं यूथ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ और ये जो नए टाइप के बिज़नेस आ रहे हैं ना, शायद एक्सपीरियंस में आप ज़्यादा हो सकते हैं, मैं ज़्यादा हो सकता हूँ। लेकिन जो नए टाइप के बिज़नेस के लिए जो उनकी समझ है या वो जो बोलते हैं ना एक जो इंस्टिंक्ट होता है, वो उनके अंदर एक अलग तरह का ही होता है। मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो एकदम मेरा 12.5 साल का बेटा है। सो मैं बहुत से लोगों से इंस्टा पे या बहुत सारे लोगों को मैं कनेक्ट करना चाह रहा था। लेकिन वो मुझे बोलता है, "पापा इंस्टा पे आप डीएम करो ना।" मैं बोलता हूँ उसको, "अरे कौन रिप्लाई करेगा?" वो बोलता है, "पापा आप डीएम करो तो सही।" और जब मैंने डीएम किया तभी 2-3 जनों से उसने मेरे को कनेक्ट भी करके दिया। सो इन चीज़ों की जो यूथ को समझ है ना, शायद हमसे उनकी कई-कई गुना ज़्यादा है। और बात बोलता हूँ नवीन भाई, इन बच्चों के पास में मतलब जो घबराहट नहीं है, ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब मैं आज की जनरेशन को ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाता हूँ। इनके पास में कोई बायसेस नहीं है कि ये मेरे को जवाब देगा, ये मेरे को नहीं, जवाब नहीं नहीं देगा, हाँ, पूछ या लेने का। शर्म, या वो जो पहले हुआ करता था कि हम लोग जब बच्चे थे तो थोड़ा शर्माते थे, घबराते थे कि इससे पूछेंगे तो क्या मानेंगे, बुरा मानेंगे, भला मानेंगे। आज के बच्चों में वो सब नहीं है, वो सब इन सब चीज़ों से बाहर हैं। उनको लगता है जवाब ना होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सवाल तो करिए। तो वो जो चीज़ है कि जवाब ना होगा, हम लोग उस ना के चक्कर में सवाल ही नहीं करते थे। इसको अगर अलग एंगल की बात करूँ, ऑफ बात कर रहा हूँ। सो पेरेंटिंग को लेके मैं बहुत सारी चीज़ें डील करता हूँ, उसमें 2 तरह के पेरेंट्स मुझे हमेशा दिखते हैं। एक कुछ ऐसे दिख जाते हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ, ये वो खुलेपन को मानते हैं, बच्चे की फ्रीडम को मानते हैं और बच्चों को वो स्पेस देते हैं उसको जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए। और कई पेरेंट्स होते हैं ज़्यादा होशियार हो रहा है, बोले तू चुप बैठ जा, तू मेरे से ज़्यादा नहीं जानता है। भले वो नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा जानता है, बट बच्चों को फ्रीडम और स्पेस नहीं मिलती है और उसके चलते कई काउंसलिंग केसेस भी मुझे डील करने पड़ते हैं। मतलब आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नवीन भाई पेरेंटिंग में। मुझे सच में ऐसा लगता है कि अब बच्चों को ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को ज़रूरत है। मतलब मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बच्चों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब हम जब बचपन में थे ना, तो सारा मेहनत रूट्स पे होता था। अब मुझे लगता है कि एक समय आ गया जहाँ पे रूट्स के अलावा विंग्स पे भी मेहनत करनी है। मतलब हमें आसमान में उड़ने के लिए पंख भी देने हैं और वो ज़मीन से हमारे संस्कार से जुड़े रहें, उसके लिए हमारे को उनको जड़ें भी देनी है, उनको रूट्स भी देने हैं। तो वो दोनों का सम्मिश्रण कैसे हो, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए? केवल एक ही चीज़ के ऊपर काम नहीं किया जाए कि स्वतंत्रता दे दी तो केवल उसी पे काम करो, रूट्स को छोड़ दो, या एक ही चीज़ पे काम नहीं किया जाए कि रूट पे काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं देनी। तो वो नहीं, इनका दोनों का एक सम्मिश्रण क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस आता है। नहीं तो वो बोलते हैं ना पेरेंटिंग में एक ही बात चलती है फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम और कई बार ये फ्रीडम मिसयूज़ भी मैंने होते हुए देखी है। एक तो हो गया फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन एक क्या होता है मैं काफ़ी बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो बहुत टैलेंटेड है, जिनको अच्छा करना भी है, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिससे उनकी हेल्प हो जाए? हाँ, बेसिक क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही। हाँ, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारी इंडिया की भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे एमबीए कॉलेजेस हैं जिनमें कोर्सेज़ होते हैं, प्राइवेट इक्विटी के लिए या वेंचर कैपिटल के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। वर्ल्ड अक्रॉस है, मतलब जो भी जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरी जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पे इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं और 6 महीने के कोर्सेज़ भी हैं, 3 महीने के कोर्सेज़ भी हैं, 15 दिन के कोर्सेज़ भी हैं। और वो एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं देखते। बेसिक लो लेवल का चाहिए होता है। मतलब बेसिक तो बेसिक तो चाहिएगा ही, चाहिए वो तो होता है। हाँ, बेसिक तो बिल्कुल नहीं एकदम देखते। मतलब यदि आप मान लीजिए 5 साल बिज़नेस में हैं और आपको लगता है कि यार मेरे को तो एक वीसी का कोर्स करना है 3 महीने का, 15 दिन का, तो सर्टेनली दे विल आस्क यू राइट क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन। आप बिल्कुल ही अजान आदमी होंगे तो शायद बिकॉज़ वहाँ पे क्लासरूम में उस तरह के लोग होते हैं जो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो दे आल्सो डोंट वांट दैट पीपल ऐसे बैकग्राउंड से आएँ जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, एकदम बेसिक बुनियादी सवाल पूछें। वो नॉलेज तो डेफिनेटली चेक करना ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन बैकग्राउंड के बिना भी ये सारे कोर्सेज़ वो लोग कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सो नहीं। वो सर्च करें तो उस तरह के कोर्सेज़ डेफिनेटली मिल सकते 100% हैं। है, बिल्कुल है। गुड हाँ, और ये क्यों बहुत बड़ा कैरियर होने जा रहा है। नवीन भाई मैं आपको बताता हूँ, आपके माध्यम से इस बात को सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा कैरियर होने जा रहा है। हिंदुस्तान में आप समझिए कि जितनी लिस्टेड कंपनीज़ आ रही हैं, एक पिरामिड फॉर्म होता है। हाँ, यदि हिंदुस्तान में टॉप 10 कंपनियाँ हैं, तो उसके नीचे 100 कंपनियाँ होंगी।
एक डिफरेंट वैल्यूएशन की मान लो बराबर। ट्रिलियन डॉलर की हम बात करते हैं, या मान लीजिए हिंदुस्तान की करेंसी में बात करता हूँ, 10,000 करोड़ के मान लो 10 कंपनियां होंगी, तो उसके नीचे 5,000 करोड़ की या 5,000 से कम होगी। की 100 कंपनियां होंगी, फिर 1,000 करोड़ के ऊपर 1,000 कंपनियां होंगी, उसके नीचे और कंपनियां होंगी, तो एक पैरामिड फॉर्म होगा। तो ये जो नीचे वाला लेवल का पैरामिड है, जिसके अंदर 25-50 करोड़ के वैल्यूएशन से लेके 1,000 करोड़ तक है, वो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। हमारी इकोनॉमी ट्रस्ट इकोनॉमी में इंडिया कन्वर्ट हो रही है। ह्यूज मार्केट है। ह्यूज मार्केट, मतलब जो फंड्स पहले ऑपरेट नहीं करते, तो दुनिया के सारे फंड्स हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान में भी लोगों के पास वैसा पैसा हो गया, फैमिली ऑफिसेस क्रिएट हो गए जो पैसा लिखना चाहते हैं, अल्ट्रा एचएनआईज हो गए। उन्होंने पहले सीखा कि कैसे जमीनों में इन्वेस्ट किया जाए, हाँ, गोल्ड हाँ। में किया जाए, उसके बाद में म्यूचुअल फंड पे आए। अब उनका भी इंटरेस्ट हो गया कि वो एलपी बनना चाहते हैं, लिमिटेड पार्टनर बनना चाहते हैं फंड्स में। तो एआईएफ कैटेगरी फंड 2-3 फंड होते हैं, उनमें वो बनना चाहते हैं। तो सर्टेनली एक बहुत ही अमेजिंग स्कोप अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले समय के अंदर। इन शॉर्ट, किसी को अगर वेंचर कैपिटलिस्ट के इस अंदर आना हो, तो पढ़ाई करके तो आ भी सकता है। नई पढ़ाई नहीं किए बिना भी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज करके भी वो इसके अंदर एंट्री ले सकता है। देखिए, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी के व्यापार में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको एक पार्टनर के दृष्टिकोण से देखना होगा। मतलब आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या इसका मोट है, किस तरह की उनकी टीम है, फाउंडिंग टीम किस तरह की है, वो जो आइडिया सॉल्व जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो कितनी डीप लेवल की प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो। उसके बाद में आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें कॉम्पिटिटर कौन-कौन है, दुनिया में क्या किसी ने इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करी है कि नहीं करी है। तो इस तरह की पूरी चीज़ों को आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं, तो सर्टेनली बिकॉज़ आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जैसे आप कभी भी एक नए बिज़नेस को चालू करने के लिए रिसर्च करते हो या एक पूरी रिपोर्ट बनाते हो, उसी तरह से यहाँ पे भी करना पड़ता है। भले ही यहाँ पे हम 2 से लेकर 20-25% तक का स्टेक लेते हैं, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही काम करना पड़ता है और शायद ज़्यादा करना पड़ता है बिकॉज़ आप पब्लिक का पैसा आपने लिया हुआ होता है, बहुत सारे फंड्स का बहुत सारे एलपीज़ का, लिमिटेड पार्टनर्स का, फैमिली ऑफिसेज़ का आपने पैसा लिया हुआ होता है, तो सर्टेनली। मुझे तो एक अलग क्वेश्चन आ रहा है। कोई फैमिली रन बिजनेस है, शायद उसको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी क्या उसको इस रूट में आना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपके व्यापार ज़्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं। मैं आपको एग्ज़ैक्टली, बता मुझे रहा वो हूँ वही सुनाई दिया जो आपने मैं आपको हाँ, बता रहा हूँ सूरत बेस्ड एक कंपनी है मैजिक ग्रिड। आप जानते हाँ, हैं, हाँ न्यूज़ वगैरह जानता पे हूँ। जानते हैं आप, पुनीत है ना? पुनीत जानता हूँ, हाँ। उन्होंने अपनी कंपनी में लाल ओसवाल का पैसा लिया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सूरत में ऐसे बहुत ठीक सारे है, लोग हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज आप समझिए कि द गवर्नेंस उनकी बेटर लेवल की हो गई, उनकी रिपोर्टिंग बेटर लेवल की हो गई, उनका पूरा मैनेजमेंट एक डिफरेंट लेवल का हो गया, उनका जो कॉन्फिडेंस या मार्केट लीडर होने का जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट लेवल का हो गया। दूसरा, जब एक फंड आपके अंदर इन्वेस्ट करता है, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि वो एक बढ़िया एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव लेके आता है, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज लेके आता है, एक्सटर्नल मेंटरिंग लेके आता है, तो वो सब भी आपको पैसे के अलावा मिलता है या नेटवर्क लेके आता है। तो ये सब कुछ चीजें, मतलब पैसा तो लेके आ ही रहा है, उसके साथ में आपको नॉलेज भी लेके आ रहा है, मेंटरिंग भी लेके आ रहा है, नेटवर्क भी लेके आ रहा है। तो इससे बेहतर तो चीज ही क्या हो सकती है। आपने बोला तो मुझे वही दिखा कि बोलते हैं ना टिपिकल बिजनेस जब शुरू होता है, पैसा डाला, बिजनेस शुरू कर दिया और काम करना शुरू हो गया। ना कोई बोलते हैं ना मार्केट साइज कितना है, कोई कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं है, क्या एनवायरनमेंट वो कोई एनालिसिस नहीं है। और जैसे ये स्टार्टअप या इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कदम रखेगा, सबसे पहले क्वेश्चन ही आएंगे। अगर इन क्वेश्चन का आंसर देके कोई भी बिजनेस के अंदर घुसेगा, तो उसका बिजनेस तो स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक होना ही है। हम तो कहते ही हैं सबको कि एज अ अविन्य वेंचर्स हम केवल मात्र आपको केवल कैपिटल नहीं देते, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं देते, हम तो आपको फाइनेंशियल कैपिटल भी देते हैं, नेटवर्क कैपिटल भी देते हैं, इकोसिस्टम कैपिटल भी देते हैं। आप यदि बराबर है। आओगे तो मैं आपको इकोसिस्टम में भी उस तरह का मतलब नॉलेज इंपार्ट करूंगा, लोगों से मिलाऊंगा। और नेटवर्किंग बहुत बड़ा, जैसे आज मान लीजिए आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपको प्रोडक्ट अपना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी करना है, तो उस तरह के भी पूरे लोगों को हम सो कोई बच्चा है जो अर्ली स्टेज में है, 9, 10, 11, 12, एकदम एकदम अर्ली स्टेज में है, और उसकी ऐसी इच्छा है कि मेरे को तो गौरव सिंह मेरा आइडियल है, मुझे तो वेंचर कैपिटलिस्ट बनना है, उस तरह से अगर कोई सोचता है, तो कहाँ पे या किस चीज़ पे उसको ध्यान देना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं ये इसको इस तरह से समझता हूँ कि पहले तो आप अपनी पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, चाहे आप सीए करना चाहते हैं, सीएफए करना चाहते हैं या आप ग्रेजुएशन कहीं बाहर से करना चाहते हैं, वो करें, उस पे फोकस करना चाहिए बिकॉज़ एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मेरे को लगता है वो एक सबसे पहली चीज़ है। दूसरा, इस तरह के फंड को जॉइन करने की करें। मैं मतलब यदि मेरे बच्चे की बात करूँ, यश तो आप जानते हाँ, हैं हाँ, यश यश, को, हाँ, वो 10th के बाद से अपनी इंटर्नशिप करने लग गया। एग्जैक्टली, आई एम अवेयर। 10th से पास हुआ, उसकी इंटर्नशिप हुई। 11th से पास हुआ, उसकी इंटर्नशिप। पहली इंटर्नशिप कहाँ हुई? एक स्टार्टअप के अंदर हुई, 15 दिन जाके आया बैंकॉक। मेरे कज़िन ब्रदर हैं, उनका बहुत बड़ा वहाँ पे फंडेड स्टार्टअप था, उसके अंदर वो जाके आया। उसके बाद में 11th के बाद में वो एक स्टार्टअप मतलब एक फंड के पास में जाके आया। उसके बाद में 12th के बाद में
फर्स्ट ईयर के बाद में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट उसका जो उसका इंटर्नशिप थी वो गोल्डमैन सैक्स में थी, उसके पहले केपीएमजी इंडिया में थी, उसके पहले एनएससी में थी। तो वो जो एक आपको एक डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। आज वो बच्चा एलएससी में जा रहा है, लंदन स्कूल ऑफ हाँ, इकोनॉमिक्स में जा रहा है, सुपर। येल में भी उसको हाँ। एडमिशन मिला। तो इसी तरह की जर्नी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो सलाह दे रहा हूँ वो तो जो मैंने अपने बच्चे को करा है ये वही वो सलाह वही दे दे सकते पाऊंगा। हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ सलाह नहीं दे रहे, एक जिया है। हाँ, बस मैं certainly। खुद कई बार पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग बैठता हूँ तो ये बोलता हूँ एजुकेशन इज वन स्टेप, हाँ, उसके साथ-साथ जहाँ जितना टाइम मिले उसे इंटर्नशिप कराओ कि वो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र वहीं से आएगा। बिल्कुल। वो एजुकेशन बुक में पढ़ना एक चीज़ है और रियल उसको एप्लीकेशन देखना पूरी अलग चीज़ है। सो इन शॉर्ट जो मैं इस मेरे क्वेश्चन को जो आंसर अगर समझता हूँ तो पढ़ाई अपने साथ करते जाओ और जहाँ-जहाँ जो अपॉर्च्युनिटी मिलती है गेट द हैंड ऑन या एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप करिए। इंटर्नशिप्स। अपने हर एजुकेशन के साथ में, हर एक कंप्लीट ईयर के साथ में, भले ही 1 महीने की, 15 दिन की, 20 दिन की या 2 महीने की इंटर्नशिप करिए, उससे एक ऑलराउंडेड अप्रोच आएगी। आपको खुद को मालूम पड़ेगा इस व्यापार की क्या नुआंसेस हैं, छोटी-छोटी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, दूसरा आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। केवल गौरव सिंघवी को पसंद करने से नहीं होता। कई बार क्या होता है, ग्लैमर वर्ड जो होता है ना, वो हमको अट्रैक्ट करता है। तो हमें ये समझ में आता है कि यार, मैं जब बाहर से देख रहा था तो ये इतना बढ़िया दिख रहा था, लेकिन अंदर नहीं है। या बिल्कुल उल्टा भी होता है। आप बाहर से समझते हो कि यार बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब अंदर जाते हो तो अरे बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो, मैं तो खूब मज़ा कर रहा हूँ। तो वो जब आपका कनेक्टिविटी चीज़ों के साथ में बैठती है, तो और भी ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाती है। तो मुझे लगता है डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेसेस का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए। जस्ट इसमें मैं मतलब मेरे लाइफ का एग्जाम्पल चाहिए, मेरी बेटी है, सो बहुत सारी इंटर्नशिप करती है, तो उसने बोला पापा मेरे को क्लियर हो गया, मेरे को तो इवेंट मैनेजमेंट में ही जाना है और मेरा सिस्टम बहुत क्लियर है कि भाई तू जॉब करके देख। जब उसने साल भर पहले इंटर्नशिप शुरू की, 1 महीना गई होगी, उसने क्या बोला, लाइफ में कुछ भी करूंगी, जॉब नहीं करूँगी। नहीं इवेंट मैनेजमेंट नहीं करूंगी। जो आप बोल रहे थे ना, कई बार बाहर से हाँ, दुनिया अलग दिखती है, बहुत अंदर बढ़िया। जाते तो पूरी दुनिया अलग ही दिखती है। वही वही मैं आपको सो बता मैं रहा था। हमेशा पेरेंट्स को एडवाइस देता हूँ कि बच्चा जो भी करने को बोलता है उसको ना बोलने की जगह उसको बोल तू 6 महीने ट्राई करके देख। या तो उसको मजा आने लगेगा, अच्छा है जा आगे, और नहीं होगा तो अपने आप वो रियलाइज करेगा कि मेरे बस का ये काम नहीं है। सो दैट्स हाउ इट गोस। तो ये कुछ चीज़ें रिलेट होती है तो बीच में अपने डिस्कस कर लेते हैं। यस, सो ये इतने सारी मल्टीपल चीज़ें आप करते हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? भले वो सूरत बोलते हो कि यहाँ सब हो जाता है, बट इट रियल टेक्स अ टॉल। सो मैं आपको बोलूँ ना, मेरे को लगता है कि ये जो बैलेंस है ना, ये वर्ड ही गलत है। मतलब मैं इसको हार्मोनी डिफाइन करना चाहूँगा। मतलब क्या कहते हैं हम, कि यदि मैंने 5 घंटे फैमिली को दिए तो मैं 5 घंटे ऑफ़िस को दूँ, या मैंने 10 घंटे ऑफ़िस को दिए नहीं, नहीं, वो तो तो वो क्वांटिफ़ाई नहीं हो सकता। बैलेंसिंग इज़ ऑलवेज़ क्वांटिफ़ाइंग थिंग्स, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हार्मोनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि मैं अपने परिवार के साथ में 2 ही घंटे हूँ, लेकिन अनबिलीवेबल अनइंटरप्टेड हूँ, और मैंने उतना बेहतरीन समय उनको दिया कि उसके बाद में यदि मैं 12 घंटे भी काम कर रहा हूँ तो उसका उनको फ़र्क नहीं आ रहा है। सुपर। तो वो मुझे लगता है कि एक तो बैलेंस के चक्कर में ना पड़े कि भाई वर्क और लाइफ, मेरे को तो लगता है हम 24/7 के एंटरप्रेन्योर्स हैं। हाँ, जो हाँ, एंटरप्रेन्योर होता बराबर है है। ना, वो वो संडे 24/7 सैटरडे नहीं है। होता, रात का नहीं होता। वो तो एंटरप्रेन्योर तो 24/7 का होता है, बराबर है। छुट्टी पे भी होता है तो भी उसके फोन आ रहे होते हैं, और घर ऑफिस में होता है तो भी पिक्चर देखने जाया जा सकता है। मैं अपनी बात करूं नवीन भाई, मैंने दिन में 2 बजे मेरी वाइफ के साथ में कम से कम 50 पिक्चर देखी होगी अपने कैरियर, अपने हाँ, 20 साल में, 20 जबकि मैं साल। वन ऑफ द मोस्ट बिजी हाँ, पर्सन। और बोलते तो दोपहर में कहाँ देखोगे? ये आपको एक समन्वय क्रिएट करना पड़ता है, एक हार्मोनी क्रिएट करनी पड़ती है, और दूसरा अपने उद्देश्य के साथ में अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को अलाइन करना पड़ता है। यदि वो ये समझ जाते हैं, मेरी वाइफ बहुत ही सहज लेडी हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि यार इस आदमी को भागना पसंद है, भागना इस पसंद। आदमी को दुनिया में बहुत जगह जाना, इसको ही वांटेड टू ट्रैवल अक्रॉस वर्ल्ड, ही वांटेड टू डू न्यू थिंग्स, ही वांटेड टू एक्सप्लोर न्यू बिजनेसेस। उन्होंने वो एक जो हमारा आपस में कम्युनिकेशन हो गया, और वो इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं कि शी वांटेड टू डू मैनी थिंग्स एंड शी इज रिस्पेक्टिंग दैट मैं ये करना चाहता हूं। तो वो मुझे लगता है कि यदि आप वो क्रिएट कर लेते हो, अपने बच्चों को भी वही बात बता देते हो कि यार ये मेरे जीवन का सफर है, तो इस सफर है। बात में मत कर, हो सकता है तेरे किसी फ्रेंड के फादर जो हैं वो संडे को 3 घंटे टाइम दे बॉलिंग देते वाले हैं। में हाँ, ले जाते हो बराबर या है। कहीं ले जाते हो, मैं वो नहीं करूँ, लेकिन मैं उसको दूसरी तरह से कंपनसेट करूंगा। मैं इस पर्टिकुलर पर्पस से जिंदा हूं, या मैं इस पर्पस को लिव कर रहा हूं, ये मेरा पैशन है। आई थिंक आपके बच्चे यदि उसको जाते हैं तो वो उससे बहुत इंस्पायर होते हैं। मतलब मैंने मेरे बच्चों को देखा है कि आप काम में होते हो, आपका बहुत भी बिजी दिन होता है, तो भी वो दे फील सो हैप्पी कि हाँ यार हमारे पापा ये कर रहे हैं, यहाँ पे गए, वहाँ गए। कई बार पब्लिक स्पीकिंग भी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सच मेरे को गूज़बम्प हो रहे हैं। द वे यू डिफाइन, क्योंकि पूरा रियल ये इम्पैक्ट है, क्योंकि मेजॉरिटी जो मैंने देखा कंसर्न यहीं पे आता है। एक तो बैलेंस मतलब 5 घंटा नहीं होता है। जो टाइम दे रहे हो कितना क्वालिटी दिया, दैट इज वेरी वेल डिफाइंड। और दूसरा जो है वो एनर्जी मुझे बहुत जमी, अलाइनमेंट विद इन द फैमिली व्हाट आई एम फॉर, तो फिर वो अपने आप वो चीज़ें स्मूथ हो जाती है।
और ये सेकंड वाली चीज़ तो इवन आई विल टेक अप, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अलाइनमेंट लोग नहीं करते हैं, मेरा पर्पस है, तू समझती नहीं है, तू समझता नहीं है, बच्चे समझते नहीं है, उसी जो अलाइनमेंट कर लो तो अपने वो सपोर्ट और ये करेंगे। ज़िम्मेदारी भी हमारी है। हमारी है ना, वही बोला ना। यदि यदि मैं अग्रेसिव हूँ या मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, तो ये बात कम्युनिकेट करने की ज़िम्मेदारी किसकी? अपनी वाइफ़ को या अपने बच्चों को? बच्चों को, आपकी। और एग्ज़ैक्टली। उनको अपने उद्देश्य के साथ में जोड़ना कि इससे फ़ायदा क्या होगा? ये इंडिविजुअल चीज़ नहीं है। यदि मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, तो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? या ओवरऑल सोसाइटी के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? बराबर है। इट कुड बी एनीवेज़, पर्पस है, ऐसा नहीं कि मेरी फैमिली में आएगा, बट इससे मैं, सब हाँ, बिल्कुल, मुझे जीने का मज़ा आता है, एंड दिस इज़ बिल्कुल, व्हाट आई एम बिल्कुल, फॉर। बिल्कुल। सुपर अमेजिंग, मज़ा आ गया मेरे को सुन के। ये इतना सारा आप ट्रैवल करते हो, सो एक तो होता है प्रोफेशनल ट्रैवल और एक होता है पर्सनल ट्रैवल। सो व्हाट आर द प्लेसेस यू सजेस्ट कि यहाँ पे जाना चाहिए? प्रोफेशनली समथिंग यू हैड अटेंडेड, एंड पर्सनली कि ये घूमने लायक अच्छी जगह है। आपने बहुत अच्छी बात करी है। मैं सक्सेस को कैसे डिफाइन करता हूँ अपने जीवन में कि ऐसा जो भी साल आएगा, जब मैं 330 दिन साल के 365 में से मैं केवल हॉलिडे के लिए ट्रैवल कर रहा हूँगा। जो भी वो साल आएगा, आज के 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, उस समय मैं सक्सेसफुल हूँ। सो मच यू वांट टू ट्रैवल। हाँ, आई वांटेड टू ट्रैवल दैट मच। क्या बात है! एंड केवल 35 दिन काम करने पे मेरी सारी व्यवस्थाएँ, सब कुछ वैसे ही काम कर रहा हो। तो 2 चीज़ें हो गई, डेलीगेशन का एटमोस्ट लेवल एटमोस्ट लेवल। और दूसरा आपकी सक्सेस का भी एटमॉस्ट लेवल कि आपकी सारा बिजनेस उसी तरह से फंक्शन कर रहा है और आप 330 दिन तभी हाँ, तभी घूम ट्रैवल कर पाओगे, पाओगे बराबर, जब हाँ। आपकी व्यवस्थाएं अलाउ करेगी। तो वो मैंने अपने लिए किया है। तो अभी आपको मैं बताऊं, 1 जनवरी से अभी तक, आज हम जब बात कर रहे हैं, करीबन 5 महीने इस साल के हुए हैं, मैं 25 दिन भी सूरत नहीं रहा हूं। ओह! ओह! इस लेवल का ट्रैवल करता हूँ अपने बिजनेसेस के लिए। और फॉर्चुनेटली बिजनेस का, चाहे वो वीसी फंड है मेरा, चाहे वो कॉर्पोरेट कनेक्शन है, या चाहे मेरे दूसरे बिजनेसेस हैं, सबके लिए मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है। विद इन कंट्री करना पड़ता है और आउट ऑफ कंट्री भी करना पड़ता है। इस साल की जो 2 ट्रैवल की, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मैं अंटार्कटिका जाके आया। मेरे सातों कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो गए। क्या बात है! सुपर। 74 कंट्रीज आई हैव ट्रेवल्ड एंड ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स आई हैव बीन। लास्ट कॉन्टिनेंट बचा हुआ था जो कि अंटार्कटिका था, जो भी मैं जाके आया 12 दिन के लिए। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, आई कांट एक्सप्लेन यू इन द वर्ड्स कि कितना ब्यूटीफुल है, इतना प्रिस्टीन है। मतलब वहां जाने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि आप एक दूसरे किसी ग्रह के ऊपर हो, किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर हो, ऐसा आपको महसूस होता है। तो वो बहुत जबरदस्त रहा। दूसरा, मेरा बच्चा क्वालिफाई हुआ, मतलब उसका 30 अप्रैल को आखिरी एग्जाम था और मेरे को किसी संजोग से यूएस जाना था। शिकागो में मेरी कोई मीटिंग थी। 3, 4, 5 को बैक्शर हैथवे, जो वॉरेन बफेट साहब की कंपनी है, उसका एजीएम होता है, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अ कार्निवल फॉर इन्वेस्टर्स। ओह! ओह! मतलब पूरी हाँ, दुनिया के तो इन्वेस्टर्स के लिए वॉरेन कार्निवल बफेट होता है तो है। कार्निवल हो ही गया। 50,000 इन्वेस्टर्स फ्रॉम 40-50 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आते हैं। मेरे को लगा कि अपने बच्चे को देने के लिए इससे बेहतरीन क्या गिफ्ट होगी, क्या सो ग्रेजुएशन यू गिफ्ट दूं। अटेंडेड दैट। तो मैं अपने बच्चे को लेके उसके साथ में, और 3 दिन के लिए वो अटेंड करके आया, ओमाहा जाके, और उनको अटेंड करके आया। तो एक ट्रैवल हो गई कंप्लीटली मेरे फ्रेंड के साथ में, मैं अंटार्कटिका गया। एक ट्रैवल में अपने सन को लेके ओमाहा गया बर्कशायर हैथवे की एजीएम अटेंड करने, व्हिच वाज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चे या कोई भी बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोजर होते हैं। हाउ बिग द बिग इज, बड़ा कितना बड़ा है। एक आदमी $1 ट्रिलियन का फंड मैनेज करता है। इस साल का रेवेन्यू $360 बिलियन, मतलब 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू। तो आप सोचिए बड़ा कितना बड़ा है। हम तो एक, मतलब हमारा जो अविन्य वेंचर है, और 500 उसकी करोड़ जो का फंड विज़डम है। होगी सुनना, उसकी विज़डम क्या स्ट्रॉन्ग अलग लेवल की होगी। हाँ, विजडम भी है, और उसके अलावा एनवायरनमेंट। मुझे लगता है आप कई बार शब्दों को तो रिसीव करते हो, लेकिन जो आप देखते हो उससे खूबसूरत कुछ नहीं होता कि यार कैसे दुनिया की बिलियनियर लाइन में खड़े हैं। जहां पे हम बैठे हुए थे, सामने टिम कुक थे, बिल गेट्स थे। आप सोचो कि वो बैठे हैं वहां पे और सुन रहे हैं, या एजीएम अटेंड कर रहे हैं। तो आप समझिए कैसा रूम होगा, कैसा अनबिलीवेबल अद्भुत रूम होगा। मतलब दे आर द ऑडियंस, नॉट They द are the स्पीकर्स। they are the audience, completely an audience. सुपर। तो तो क्या लेवल की वो मीटिंग होगी। तो इस तरह का रहा। और दुनिया में बहुत ट्रैवल किया है मैंने। ट्रांस साइबेरियन रेल की है, फ्रॉम व्लादिवोस्टॉक टू मॉस्को। रिवर्स ट्रैवल किया है, 8 दिन की जर्नी है ट्रेन की, वो भी करी करी है। उसके अलावा आइसलैंड और बहुत सारी और जगह गया हूँ। बट मुझे लगता है हिंदुस्तान से बेहतर कुछ नहीं है। हिंदुस्तान से बेहतर मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। और जो हमारे पास में है, चाहे समुद्र तट ले लें, चाहे हम हिमालयाज ले लें। मैंने अपने 5 बर्थडे कंजिक्यूटिवली गुलमर्ग में मनाए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, क्योंकि इतना ट्रैवल किया हूँ। स्विट्जरलैंड भी इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि गुलमर्ग सर्दियों के समय हो जाता है। तो मैं, यदि कोई मेरे से पूछेगा कि कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, हिंदुस्तान।
गुड। हाँ, बट वो कई बार होता है ना, वो विपश नामक गोयनका जी हमेशा बोलते हैं, बोले मैंने पैसा देख रखा था ना, तो मुझे पता है कि पैसों में वो सुख नहीं है। पैसा देख लिया तो पता चलता है दिस इज़ वैल्यूड, नहीं तो यही लगता है घूमो फिरो तो ही पता चलता है। इसीलिए बोल सकता हूँ ना। गुड। सो ये एक अलग-अलग फील्ड है, तो हाउ यू लर्न, मतलब लर्निंग का आपका क्या पैटर्न रहता है? कहाँ से आप ये सीखते हो, चीज़ें करते हो? अलग-अलग फील्ड है। जैसे वो सीए की प्रैक्टिस थी, फिर ये बीएनआईएस ये नेटवर्किंग पूरा इस लेवल पे बिल्ड करना, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी ये वेंचर कैपिटलिस्ट में, तो हाउ यू लर्न एंड ग्रो? सो मेरे लिए मेरे शिक्षक जो है ना, मेरे आसपास के दोस्त और मित्र हैं और लोग हैं। मतलब मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। आई लिसन टू पीपल, उनको ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे को लगता है कि एक समय के बाद में आपकी किताबी ज्ञान या चीज़ें खत्म हो जाती है। उसके बाद में आपको लोक व्यवहार सीखना होता है, लोगों से सीखना होता है कि क्या कर रहे हैं लोग बाग, क्या उनका थॉट प्रोसेस है। यदि कोई इस बिजनेस की तरफ बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्यों ये चीज़ ला रहा है तो क्यों ला रहा है, ये करना चाह रहा है तो क्या करना चाह रहा है। तो मैं बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। फॉर्च्यूनेटली इतना ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे भिन्न-भिन्न अलग-अलग तरह के लोगों से लोगों से मिलना हो मिलना जाता होता है। है, तो लोगों के नए आइडिया मालूम पड़ते हैं। लोग क्या-क्या तरह की चीज़ सोच रहे होते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। तो मुझे लगता है मेरी पूरी ग्रोथ जो है ना, वो पीपल्स ग्रोथ है। मतलब लोगों से जो ज्ञान मिलता है, जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी कम्युनिकेशन है, उससे बहुत सीखने को। वाह! और ये जो बोलते हैं ना, एक-एक लेवल जो बंदे आगे, तो अलग-अलग वो चीज़ें आती हैं। वो इनिशियली आते हैं बुक्स पढ़ो, फिर कोई बोलते हैं नहीं वीडियोज़ है इससे सीखो, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट थिंग आई एम गेटिंग, कि वो किताब-विताब अपनी जगह, वो अपनी थॉट देते हैं। बट लोगों से मिलके रियल लाइफ जो सीखते हैं, दैट इज़ मैं आपको मैचलेस। बहुत इंटरेस्टिंग बात हाँ, बताऊँ हाँ, इसी के हाँ, ऊपर। बताइए, बताइए। मैं एयरपोर्ट पे होता हूँ, हाँ, बहुत बार हाँ। एयरपोर्ट पे होता हूँ। आई लव वॉचिंग पीपल। आई लव वॉचिंग पीपल, हाउ पीपल आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। उनका अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशनशिप है, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या टोनलिटी है, बच्चे को कैसा टेक केयर कर रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता नवीन भाई, कई बार आपको उस सरकमटांसेस को देख के, उन चीजों को देख के 100 चीजें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। मतलब मैं आपको अर्जेंटीना का एक बहुत ही मतलब हम मानते हैं कि ये सब जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होते हैं, अमेरिकन कंट्रीज होते हैं, वहां पे इतना अफेक्शन, इतना लव या इतना सब कुछ नहीं होता है। मेरे एक बहुत ही सुंदर वाकया है अभी रिसेंटली। अल कलाफाटा वहाँ का एक जगह है, वहाँ पे हम जा रहे थे और एयरपोर्ट पे उतरे और एक फैमिली थी जिसमें छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे थे और शायद उनके दादा नाना लेने आए थे। लिपट के जिस तरह से वो रो रहे थे अर्जेंटीना में, वहां के लोकल, मेरे को लगा यार कितना खूबसूरत है। हम एक अलग ही दुनिया में जिंदा हैं कि हिंदुस्तान में ही परिवार है, हिंदुस्तान में ये है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में एक जैसे ही लोग हैं और इसी तरह से करते हैं, तो सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। ऑब्जर्व करने से बहुत सीखने को मिलता है। तो गुड, इट इज़ मतलब डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। मुझे हमेशा ये आप जो बोलते हैं ना लोगों को सुनना, मुझे बिग बाज़ार, अभी तो वो नहीं, बट बिग बाज़ार बियानी की जो कहानी थी, सो उसमें वो हमेशा बोलते थे, मैं तो मेरे स्टोर के बाहर जाके खड़ा हो जाता था और जब लोग निकलते तो उनको सुनता था। दैट इज़ द रियल फीडबैक आई यूज्ड टू गेट। 100%, 100%, आपके कस्टमर से बड़ा तो फीडबैक ही कौन सो दे बोले सकता है। ऐसे नहीं, वहाँ जाए तो लोग जब निकलते हैं तो स्टोर से निकलते हुए तुरंत बात करेंगे, और वो जो बातें कानों में पड़ती है वो रियल फीडबैक मुझे मिलता है। दैट इज़ हाउ द पीपल ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ये अलग-अलग जो चीज़ें करते हैं जिस लेवल पे आप हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ नीड टू बी नर्चर्ड और बिल्ड? तो एक तो मैं एक बहुत सहज बात कहना चाहता हूँ कि कई बार लोगों को लगता है कि यार ये तो जन्मजात है। इनके पास में ये क्वालिटी, ये लीडरशिप, ये टीम वर्किंग ये है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ एक्वायर्ड नॉलेज होती है। पहले तो सारे बच्चों को, सभी लोगों को एक बात को समझना चाहिए कि आप जीवन में जो पाना चाहते हो ना, वो सब कुछ संभव है और हर चीज़ एक एक्वायर्ड स्किल होती है। यदि आप बेहतरीन सितार बजाना चाहते हो, तो 10 हज़ार घंटे तक आपको सितार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी आप पड़ेगी, बेहतरीन एग्ज़ैक्टली। पर्सन हो जाओगे। आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, 10,000 घंटे तक फुटबॉल के मैदान पे रहिए और खेलिए, तो आप फिर बेहतरीन हो बन जाओगे। जाओगे। तो वो लेवल का आपको एफर्ट डालना पड़ता है। वो लेवल का आपको एफर्ट डालना पड़ता है और वही लीडरशिप की यदि मैं बात करूँ, लीडरशिप क्वालिटी की, तो मुझे लगता है लोगों से ऑब्ज़र्व करना, टीम में कैसे काम करना, जो हमारी शायद बचपन से चीज़ें चालू होती है। क्यों ऐसा बोला जाता है कि आप टीम स्पोर्ट्स लीजिए? क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि आप इस बात को समझ टीम सकें कि टीम के कैसे आप साथ, टीम में काम किया हाँ, जाए। कैसे यहाँ पे तेरे को गोल नहीं करना है, तेरे को किसी को पास करना है पास गोल से गोल करने के करने के लिए। लिए। तो वो भी कितना महत्वपूर्ण है। तो वो एक क्वालिटीज़ होती है क्योंकि देखिए इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं होता है, शून्य होता है। मैं मानता हूँ कि यदि मैं गौरव सिंघवी की बात करूँ तो अकेला शून्य होता है। जो आपके साथ में लोग होते हैं, जो आपकी टीम होती है, जो आपका पूरा सराउंडिंग होता है, वही आपको बनाता है महत्वपूर्ण। वही आपको सब कुछ पावर दे रहा होता है। तो उसके ऊपर काम करिए। दूसरा, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा नवीन भाई, बी वेरी केयरफुल अबाउट सिलेक्शन ऑफ पीपल। मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, बहुत। दुनिया को ऐसा लगता है कि मेरे मोबाइल में 24 से 25 हज़ार कॉन्टैक्ट हैं, पूरे शहर में। मतलब 2200 तो हमारे बीएनआई के मेंबर हैं और सब इस तरह से ही बहुत। लेकिन मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ, आई एम वेरी सेलेक्टिव। मेरे 5 या 7 ही बहुत क्लोज़ मित्र हैं।
क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत केयरफुल हूँ कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद। उनका आप एवरेज होते हो। तो आपने यदि गलती से भी अपने जीवन में किसी भी ऐसे आदमी को दाखिल करा लिया जो कि टॉक्सिक हैं या गलत हैं या जिनके जिनके विचार इतने ग्रेट नहीं हैं, आप खराब हो जाओगे। तो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ उस चीज़ को लेके कि आई शुड बी इन द कंपनी ऑफ द बेस्ट पीपल इन नॉट नॉट बाय वे ऑफ मनी, बाय वे ऑफ थॉट्स। वो तो वो है ना, एक बहुत अपने वो स्क्रिप्चर्स में आता था, वो आपको कौन कानों में कौन बात बोल रहा है वो बड़ा इम्पैक्ट करता है। बोले इधर ये जो महाभारत में बोलते हैं, इसके कानों में कौन बोला था? कृष्णा जी बोलने वाले थे, और उधर उसके कानों में बोलने वाले थे मंदोदरी थी या शकुनी मामा थे। तो बोले दैट डिसाइड्स द एवरीथिंग। तो आसपास के लोग तो इम्पैक्ट करेंगे। सो टू थिंग्स विच आई एम टेकिंग इट अप इज फर्स्ट कि टीम स्पोर्ट्स, टीम चीज़ें करनी पड़ेगी। सेकंड, कुछ भी करना होगा तो उसके लिए मेहनत करोगे तो यू कैन गेट दैट। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, चाहिए तो मुझे उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सेकंड आपने बोली, वो आपका सराउंडिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। अमेजिंग, गुड। मेरे को एक मित्र, आपको एक ही बात पे एक बात बताऊँ, मेरे एक मित्र हैं, हम जब नौकरी करते थे, मैं रिलायंस में नौकरी करता था 98 में, तो उनकी डेस्क के ऊपर एक चीज़ लगी हुई थी, वो आज तक मेरे साथ में ज़िंदा है और मैं उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने ऐसा लिखा, उनके सामने लिखा हुआ था, "एवरेज माइंड द स्मॉल माइंड टॉक्स अबाउट पीपल, एवरेज माइंड टॉक्स अबाउट थिंग्स एंड ग्रेट माइंड टॉक्स अबाउट आइडिया।" एंड आई सिंस देन बीइंग मोर, हो सकता है बचपन में भी रहा हूँगा, लेकिन उस दिन के बाद से आज 26 साल हो गए उस बात को, आज और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। 5 मिनट से ज़्यादा भी या 3 मिनट से ज़्यादा भी मैं किसी आदमी के बारे में बात नहीं कर सकता, थिंग्स के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं इमीडिएटली अपने सारी कन्वर्सेशन को आइडिया पे ले आता हूँ, थॉट पे ले आता हूँ, बड़ी सोच पे ले आता हूँ। और कई बार ऐसा लगता है वो एक कागज चिपका हुआ स्लोगन है, बट उसका सही में मर्म समझ लो तो कितना डीप है, कितना डीप है। मतलब इवन यू कैन गेट द पीपल, इंसान को समझने के लिए यू कैन वो उसकी बातों से समझ सकते हो कि क्या, कहाँ, किस तरह का है, किस लेवल पे है, किस तरह की बातें कर रहा है। अमेजिंग, गुड। चलिए, नेक्स्ट इज स्टार्टअप अगर किसी को करना है, ये थोड़ा उससे अलग। स्टार्टअप अगर किसी को करना, तो अर्ली स्टेज पे क्या ध्यान रखना चाहिए? वेंचर कैपिटलिस्ट बाद में आएगा, बट कहीं ना बीज बोया है, तो सपोज आई एम डूइंग अ न्यू स्टार्टअप, तो उसमें क्या केयर करनी चाहिए? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो यू नो 2 बातों में रखता हूँ। मेरे बच्चे ने एक दिन मेरे को पूछा कि पापा यदि मैं स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या 3 चीज़ों की ध्यान रखनी है? तो वो एनसीसी के क्रेडिट थे अपने स्कूल के अंदर। तो मुझे लगा कि यदि उसी से एनालॉजी पकड़ूँगा तो उनको समझने में आसानी होगी, आज से 5-7 साल पुरानी बात है। तो मैंने बोला बेटा एनसीसी का ध्यान रखना होता है। तो बोले एनसीसी? तो मैंने बोला एक तो आपको यू हैव टू बी वेरी पावरफुल नेटवर्कर, यू हैव टू बी वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर एंड यू हैव टू हैव अ करेज टू डू थिंग्स। ये गुड, तीनों यदि सुपर। आपके पास में है, तो आप कोई भी चीज़ को बिल्ड कर पाओगे, किसी भी स्टार्टअप या किसी भी बिज़नेस को चालू कर पाओगे, जस्ट टू टेल यू। अब आते हैं हम लेवल 2 पे, कि एक स्टार्टअप में कोई एक इंडिविजुअल आदमी क्या देखना चाहता है, तो 3 ही चीज़ें होती हैं। पहला तो प्रमोटर होता है, जो कि फाउंडर ऑब्वियसली होता है, फाउंडर, उसके बाद इंसान में को क्या होता है, पी होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है। और उसके बाद पोटेंशियल मार्केट होता है। आप जो चीज़ करना चाहते हो, उसका मार्केट कितना बड़ा है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सॉल्व करना चाहता हूँ मैं। उसके बाद में प्रोडक्ट जो मैं सॉल्व लाना करना चाहता हूँ, किस तरह से करना चाहता हूँ, क्या मेरे को उस सॉल्यूशन की समझ है कि नहीं है। दूसरी, मेरी फाउंडिंग टीम कैसी होगी, कितने पावरफुल लोग होंगे। यदि मैं फाइनेंस में बहुत बेहतर हूँ तो मुझे टेक्नोलॉजी का आदमी चाहिए, यदि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर हूँ तो मुझे फाइनेंस का आदमी चाहिए। क्योंकि हर आदमी कोई सुपर जीनियस नहीं होता है, सुपरमैन नहीं होता है। आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आपके को फाउंडर वो गैप को पूरा करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स के साथ में आने चाहिए। सो जो आपने 5-6 चीज़, उसमें 1-2 चीज़ें जो मुझे दिख रही है। पहली, कि इसको मैं सम अप कर दूँ पहले, कि मैं जब मेरी फाउंडिंग टीम बना रहा हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा मुझे कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करती हो। कई बार होता है दोनों के दोनों टीचर है और उन्होंने कोई वो शुरू कर दिया, नहीं चलेगा। सो अगर मैं टीचर हूँ तो मेरे साथ कोई टेक्नोलॉजी वाला बंदा चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि उसके बिना वो चीज़ें स्केल नहीं होनी। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग जो आपने बोला, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बहुत सारे नेटवर्क बिल्ड किए हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बीएनआई को सूरत में लाने के बाद जिस हिसाब से इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे जानते, उसके पहले नहीं जानते थे। सो नेटवर्क, अपार्ट फ्रॉम दिस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, ये सब है, नेटवर्क बिल्ड करने के बेसिक्स क्या ध्यान देना चाहिए? बी जेन्युइन, बी जेन्युइन, ऑथेंटिक रहो। ऑथेंटिक, ओके। मतलब कोई मेकओवर नहीं करने का, कोई लुकिंग गुड नहीं होने का। मेरा ये कहना है कि यदि आप 100% जेन्युइन होंगे ना, लोग आपको लव करने लग जाएँगे, लोग आपको लाइक करने लग जाएँगे।
ऑथेंटिसिटी, मेरे को लगता है कि नेटवर्किंग का जो सबसे बड़ा फंडामेंटल है वो है ऑथेंटिसिटी। यदि आप मेकओवर करते हो, आप बनावट करते हो, तो लोग बाग आपको नहीं पसंद करते। आपको लग रहा है कि आप स्टाइल मार रहे हो या आप कर रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने उन लोगों को जो सहज हैं, सिंपल हैं, उनकी नेटवर्किंग को या उनके साथ में लोगों के संबंधों को ज़्यादा बेहतर देखा है बनस्पत कि उनके जो अपने आप को रूम में सबसे स्मार्ट बताते हैं। तो यदि आप मेरे से पूछोगे तो ये चीज़ करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, सीखने का प्रयास करें लोगों से। नेटवर्किंग में बार-बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि भगवान ने हमको क्या दिया है? एक मुँह दिया और 2 कान दिए हैं। इसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए सारा का सारा संवाद। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको 2 गुना सुनिए और 1 टाइम बोलिए। बराबर है। इफ यू हैव टू लिसन बिकॉज़ पीपल डू नॉट लाइक पीपल हू आर जस्ट कीप ऑन टॉकिंग। जो केवल बात ही कर रहे हैं, अपनी ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ऊपर के लोग चाहिए। और किसी के साथ में बेहतर मित्र होने के लिए ज़रूरी क्या है? उसको सुनना, उसको समझना कि कहाँ से आ रहा है वो, क्या है उसका थॉट प्रोसेस। तो मेरे को तो ये 2 चीज़ें लगती है कि बी अ ग्रेट लिसनर एंड बी अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन। मैं ये आपकी बात सुनते इसलिए मुझे अंदर से हँसी आ रही है कि व्हेन इट कम्स टू द रियल पर्सन, जो रियल बात है ना, पूरी 360 डिग्री उल्टी होती है। लोग सोचते हैं नेटवर्किंग मतलब मैं वहाँ जाके झांसे मारूँगा कि मेरी गाड़ी क्या है, क्या कपड़े हैं, क्या घड़ी है, क्या अरे! बंगला है, ये कोई इम्प्रेस नहीं एंड देन होता कोई नहीं, इम्प्रेस नहीं होता और वो इवन विद एक्सपीरियंस आई हैड आल्सो सीन कि वो छुपता नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाएगा, फिर जब साथ जुड़ेंगे, तो कितनी देर तक झूठ चलेगा? झूठ चलना ही नहीं है। एंड नेटवर्किंग इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ हाय हेलो हो रहा है। मुझे जब डीप किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो वो तो ऑथेंटिसिटी छुपनी ही नहीं है। आज मैं आपके सामने कुछ ही बता दूँगा, भैया ये है, वो है, जब डे टू डे बिज़नेस करने में आएँगे तो चीज़ें दिख ही जानी है। अमेज़िंग, बट उसको मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज़ जॉइन कर लो, लोगों से जाको मिलो ये, बट द रूट यू हैड कॉट वेरी पावरफुली कि ऑथेंटिसिटी हो गई तो वो नेटवर्क अपने आप बिल्ड हो जाएगा। गुड। आप 5 या 10 साल के बाद वेयर यू सी योरसेल्फ और योर बिज़नेस? नहीं, बिज़नेस तो सर्टेनली हर अपने आदमी के अपने गोल होते हैं। मुझे ना सूरत को भारत के नक्शे के अंदर नंबर 3 के अंदर, नंबर 2-3 के ऊपर लाना है स्टार्टअप में। ये मेरा अपना उद्देश्य है। यदि आप मेरे से पूछो कि अगला 10 साल, 20 साल मैं किस चीज़ के लिए समर्पित करना चाहता हूँ, तो मैं इस चीज़ के लिए समर्पित करना चाहता हूँ कि मैंने कई बार इस बात को कहा है, लोग बाग थोड़ा-सा शायद अलग भी लेते होंगे। 2019 में मैंने एक डिक्लेयर किया था कि सूरत इज़ अ इमर्जिंग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। वो कैपेबिलिटी है हमारे पास में, वो लेवल का हमारे पास में लोग हैं, उस लेवल की क्वालिटी है शहर में, उस तरह की भूख है, मतलब जो हंगर होना चाहिए, पैशन, हंगर और डिसिप्लिन, पीएचडी का एक फॉर्मूला होता है, पैशन, हंगर और डिसिप्लिन। ये पैशन, हंगर और बहुत सारे डिसिप्लिन आपने मैक्रोनिम्स बड़े ती, अच्छे दिए। तीनों तीनों अवेलेबल है इस शहर के पास में। तो वो बहुत जबरदस्त है। तो मैं अपने आप को इस शहर के ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ, बिकॉज चार्ट अकाउंटेंट हूँ, फंड से आता हूँ, वही मेरी समझ है। तो मैं उस इस शहर के अंदर यदि फाइनेंशियल ग्रोथ में इस शहर की यदि योगदान कर पाऊँ, इस शहर को भारत के स्टार्टअप के नक्शे पे, दुनिया के स्टार्टअप के नक्शे पे लेके आ पाऊँ, तो वो मैं चाहता हूँ। इससे कनेक्ट ये क्वेश्चन मेरे मतलब स्टार्टिंग से घूम रहा है। मैंने 2-4-5 दिन पहले जब आपसे मिला तब ये आपका नैरेटिव एक दिमाग में छपा था, तो वो मैं पूछ रहा हूँ, दोनों एंगल से पूछूंगा। आपका बेटा एलएसी जा रहा है, सो एक बहुत बड़ा ये कि एक दिमाग में पेरेंट्स से चलता है कि बच्चों को फॉरेन नहीं भेजना है, और भेज दिया तो फिर वो वहीं होके रह जाएगा, वो सारे टेंशन चलते हैं। तो वाई टू सेंड आउट ऑफ इंडिया टू स्टडी? फिर अब मैं आपको एक बात कही, मैंने अपनी बात में कहा कि आदमी जो बाय प्रोडक्ट होता है वो अपने एक्सपोजर का होता है। तो इसका मतलब आपको एक्सपोजर तो देना ही पड़ेगा, की बात है। यदि नहीं देंगे तो उनको उतना ही मालूम पड़ेगा जितना मालूम है, या हमको जो मालूम है उतना ही मालूम पड़ेगा। तो मैंने आज के करीबन 10 या 15 साल, 10 या 12 साल पुरानी बात होगी, मेरा बच्चा जब थोड़ा यंग था, तो मतलब काफ़ी यंग था, आज 22 का है, तो करीबन 12, 13, 15 साल का होगा। तो किसी ने मेरे को कहा कि यार गौरव भाई, आप अपने बच्चे को सूरत से बाहर या अब्रॉड मत भेजिएगा, बच्चे वहीं रह जाते उसके हैं, साथ बैचलर भी अमेरिका बाहर जाते किया है, हैं। बैचलर्स हाँ, भी बाहर किया है, बराबर हाँ, है। तो क्या नाम है, ग्रेजुएशन वहीं करते हैं तो वहीं रह जाते हैं, और ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था। तो मैंने इसके ऊपर मंथन किया कि यार क्या ऐसा कारण है, क्यों ऐसा कह रहे हैं ये, मतलब क्या ये पारिवारिक जुड़ाव का चैलेंज है, पहली बात, क्या ये रिसोर्सेज की चैलेंज है, क्या ये अपॉर्चुनिटी की है। तो मुझे लगा इन एक से नहीं, तीनों पे काम करने की जरूरत है। यू हैव टू बी कनेक्टेड टू योर फैमिली, टू द कोर, कि बच्चा बोले यार मैं तो माँ बाप के बिना या परिवार के बिना रह ही नहीं सकता, यही तो वो जगह है जहां पे मैं रहना चाहता हूँ। आर यू गेटिंग, उतना ही उसको अमेजिंग लगना चाहिए। और दूसरा, अपॉर्चुनिटी, सर्टेनली यदि वो पूरा प्यार करता है, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के माँ बाप से प्यार करते हैं, बट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, जो कि हमने बात करी। तो ये जिम्मेदारी किसकी, जान के उसको बाहर रहना पड़ता है। ये जिम्मेदारी किसकी, मेरी। यदि मेरे बच्चे को वापस सूरत आना है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट करूं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूं कि उसको ऐसा लगे कि लंदन में रह के, दुबई में रह के, सिंगापुर में रह के भी वही अपॉर्चुनिटीज हैं जो सूरत में रह के हो सकती है। तो वो प्रयास किया और उसके बाद में बिल्कुल निर्णय कर लिया था कि बाहर ही पड़ेगा।
उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से अपना ग्रेजुएशन किया है, अभी एलएससी में जा रहे हैं, तो वही किया है। लेकिन ये मैं क्लियर था कि ही विल बी कमिंग बैक एंड जॉइनिंग, एंड अभी यही निर्णय, क्योंकि येल में नहीं जाने का निर्णय इसी बात से आया कि भाई 4 साल लगेंगे और एक लंबा कोर्स होगा, और हमारी थॉट प्रोसेस है कि ही वांटेड टू कम बैक टू द फैमिली बिजनेस, और हम मेरे साथ में ही फंड में आना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि उन दोनों और ये बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ होती है नवीन भाई, कि आप जब बच्चे 20, 21, 22 के हो जाते हैं, जब बाहर चले जाते हैं, तब आप इसके ऊपर वर्किंग करना चालू करते हो। उससे नहीं होता है। आपको जब बच्चे 12-13 साल के हैं, तब से आपको एक होमवर्क करना पड़ता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, एक राइट मैसेजिंग क्रिएट करनी पड़ती है। अपने साथ में काम करना पड़ता है, अपने बिज़नेस को उस तरह से अलाइन करना पड़ता है कि यदि मेरा बच्चा आके मेरे बिज़नेस को जॉइन करे, तो क्यों करे? क्या उसके पास में होगा और क्या फ्यूचर अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी? तो वो मेरा अपना खुद का थॉट प्रोसेस है। मुझे लगता है कि बहुत सारे सूरज जैसा तो शहर ही नहीं हो सकता। सुपर। मैं मतलब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपने इसके अंदर कवर ही कर दिया, जो पहला वाला पार्ट आपने जो बोला, दैट इज़ समथिंग अमेजिंग कि बच्चा जब जाने लगता है तब टेंशन लेते हैं, लेकिन फैमिली के साथ अगर बॉन्ड है, तो कहीं पे भी रहे वो आना ही है वापस। और शायद जो सेकंड चीज़ आपने बोली फिर उसकी अपॉर्चुनिटी मिसिंग है, तो वो पेरेंट्स भी समझते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, दे हैव गॉट अमेजिंग अमेजिंग बॉन्ड। उनके मन में 1% भी ये जो दुःख बोले ये नहीं कि मेरा बच्चा बाहर है, बिकॉज़ दे आर सो वेल कनेक्टेड। लेकिन पंगा कब होता है, वो कनेक्शन नहीं होता है तब। और उसके अंदर जो आपने जो कुछ चीज़ें जो पूरे पॉडकास्ट जो मुझे टच करे वो ये है, गोइंग टू द रूट। वो बीच के ऊपर आप बहुत बहुत पावरफुल निकाल के लेके नहीं आते नवीन हैं। भाई, साथ में रहने का मज़ा ही साथ में रहने का मजा ही अलग है। मैं आपको इस बात को कह सकता हूँ कि सर्टेनली ऐसे भी माँ-बाप हैं जो यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं, खूब खुश हैं, आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन जो साथ में रहने का साथ रहने का मज़ा है मजा ना, तो अलग उसका ही है, कुछ सुपर इजी। बट उसके पीछे जो आपने जो पूरी बात जो बताई, दैट इज समथिंग नीड टू अंडरस्टैंड। नहीं तो क्या होता है, पहले वो वैल्यू सिस्टम पे, फैमिली बॉन्ड पे, उस पर कहीं पे ध्यान दिया नहीं। फिर जब बच्चा जाता है तो वो फिर ज़्यादा मुझे ये साउंड करता है, साथ रहने की जगह वो बेचारापन ज़्यादा चलता है कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, वर्सेस कि मेरे साथ उसको साथ रहने का मज़ा आएगा। सो पूरा वो पूरा डिस्टिंक्शन ही पूरा चेंज हो जाता है। सुपर अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में व्हाट लीगेसी वो यू वांट टू लीव। अ, हम इंडिया का सबसे बड़ा फंड होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में अर्ली स्टेज में, जो कि लिस्टिंग के बाद में तो दूसरी दुनिया है, उससे पहले का हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेयर होना चाहते हैं। वी फाउंडर सर्कल जो मेरी कंपनी है, या इवॉल्व एक्स जो हमारा एक्सेलेटर प्रोग्राम है, अविन्य वेंचर्स हमारा फंड है, हम चाहते हैं कि आने वाले 10-15 सालों में, 20 सालों में हिंदुस्तान का नंबर 1 प्लेयर, वी शुड बी द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया एंड मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर। मतलब पीपल शुड बी रिस्पेक्टिंग अस फॉर द कंट्रीब्यूशन वी वांटेड टू मेक इन देयर बिजनेसेस। इस तरह से जाना जाता एक एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, जो ये है कि एनी बिग सेटबैक यू हैड इन योर लाइफ एंड व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ इट। है। मेनी सेटबैक्स, मैं ये एनी कहूंगा एनी कि जब आपका स्पेसिफिक यू सफर कैन होता शेयर। है तो एक मेरी एक पार्टनरशिप थी जो मैंने बहुत अर्ली ऑन की। करीबन आप समझिए 2007-8 में मैंने कर ली थी, और मैं प्रैक्टिस करता था, मेरे पास ज़्यादा रुपया भी नहीं था, और मैंने एक पार्टनरशिप कर दी, बेमेल पार्टनरशिप कर दी। ठीक है। मतलब मैंने उसके बाद में एक चीज़ सीखी कि पार्टनरशिप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स, इट इज डिपेंडेंट ऑन केमिस्ट्री। If your chemistry is right, अगेन you वन will मोर create. गोइंग टू द रूट। Yes, if your chemistry is right, you will make mathematics happen. But if you are just working for a mathematics, chemistry will not happen. And that's the most important. And I have learned it that you need to work with people, those who are aligned to your larger goal. आपके साथ में हैं, उस तरह के उनके थॉट प्रोसेस हैं, उनकी केमिस्ट्री है। तो वो मेरा रहा उस समय, मेरे को मतलब उस समय इतना बड़ा लॉस लगा कि पूरा घर बार बिक जाता तो भी मैं नहीं दे सकता था, लेकिन सामर्थ्य था, भगवान ने मदद की और वहाँ से खड़े हुए। लेकिन वो एक बहुत बड़ी लर्निंग रही कि आप कोई भी रॉन्ग आदमी के साथ में, टॉक्सिक आदमी के साथ में, कोई भी ऐसे आदमी के साथ में जो कि अलाइन नहीं है, वैल्यू सिस्टम जिसके राइट नहीं है, उनके साथ आप व्यापार नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी, और मेरे सारे व्यापारों में मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे 11 बिजनेसेस में 11 तब तभी वो पार्टनर्स हैं। नहीं तो तो उसके बिना बढ़ भी नहीं सकते। तो मैंने एक चीज सीखी है, एक्सीडेंट होने से गाड़ी चलाना बंद नहीं करते हैं, ये सीखते हैं कि कारण कैसा क्या हुआ एक्सीडेंट का। तो वो किया, और वहां से फिर बहुत ही सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स चल रही हैं, बहुत मजा आता है, आनंद आता है। चलिए अमेजिंग, द होल पॉडकास्ट हैज बीन एनीथिंग द लास्ट मैसेज यू वांट टू, एंड देन विल एंड अप द शो। कोई स्पेसिफिक मैसेज आप देना चाहें? फाइनेस्ट स्टील हैज टू पास थ्रू द हॉटेस्ट फायर। एक ही चीज बोलना चाहता हूं बच्चों के लिए कि फाइनेस्ट स्टील हैज टू पास थ्रू द हॉटेस्ट फायर। यदि आप दुनिया के बेहतरीन इस्पात बनना चाहते हो, तो आपको आग से, तपिश से गुजरना ही पड़ेगा, और उसके लिए तैयार होना ही चाहिए।